नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 14 मई 2022 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सिविल सर्वेंट्स की परफॉर्मेंस से संबंधित, दूसरा आर्टिकल WHO में रिफॉर्म्स से संबंधित, तीसरा आर्टिकल बिजनेस लाइन का एग्री टूरिज्म से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया यानी कि सिविल सर्वेंट्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, अभी ना कुछ दिनों पहले की ये बात है, बहुत सारे रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स के द्वारा मिलके एक लेटर लिखा गया सरकार को, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को क्रिटिसाइज किया गया देश की फिलहाल की पॉलिटिकल एंड सोशल सिचुएशन को देखते हुए। इन सिविल सर्वेंट्स के ग्रुप ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप कहा, यानी CCG। याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंटेक्स्ट समझने के लिए है। तो इन सिविल सर्वेंट्स ने ना अपनी लेटर में प्रधानमंत्री मोदी को कहा कि आप हेट और वायलेंस की ये पॉलिटिक्स है ना, खास करके माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट यानी मुस्लिम्स के अगेंस्ट, इस पॉलिटिक्स को आप बंद कीजिए। तो इसके बाद कुछ सिविल सर्वेंट्स ने मिलके एक काउंटर लेटर लिखा और कहा ये जो पहले वाला लेटर लिखा गया है ना कुछ सिविल सर्वेंट्स के द्वारा, ये एक फॉल्स नैरेटिव है। हमारे देश में सरकार वायलेंस और हेट की पॉलिटिक्स नहीं चला रही है, ये सिर्फ वेस्टर्न और इंटरनेशनल लॉबीज का कहना है। तो आज के आर्टिकल में राइटर ये कहते हैं, देखो सिविल सर्वेंट्स आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों ना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ग्रुप के जो सिविल सर्वेंट्स हैं ना, एक सरकार का बचाव करते दिखाई दे रहे हैं और एक सरकार को कटघरे में खड़ा करते दिखाई दे रहे हैं। दोनों ना इस बात पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि भैया हमारे देश में सिटीजन्स की सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, लॉ, ये सब मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी है। अब कायदे से देखो, पुलिस, मजिस्ट्रेसी, जुडिशियल कोर्ट्स, रेगुलेटरी एजेंसीज, इन सब की जिम्मेदारी है, पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी नहीं है हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अगर कुछ भी गलत होता है, पुलिस, मजिस्ट्रेट्स, जुडिशियल कोर्ट्स, रेगुलेटरी एजेंसीज, इनका काम है एक्शन लेना और गलत चीज को होने से प्रिवेंट करना। लेकिन दोनों जो ग्रुप्स हैं ना सिविल सर्वेंट्स के, उन्होंने सिविल सर्वेंट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ पॉलिटिशियंस के बारे में लिखा। अरे भैया, तुम खुद रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हो, अपने जो कोलीग्स हैं, मतलब अभी तो वो रिटायर हो चुके हैं, सिविल सर्वेंट्स के बारे में तो लिखिए ना, किस प्रकार से वो घुटने टेक रहे हैं। पूजा सिंघल का नाम सामने आया इतने बड़े करप्शन में, कैसे सिविल सर्वेंट्स आज के समय में बिहेव कर रहे हैं, इन सब के बारे में भी आप कुछ बोलो ना। देखो, मेच्योर डेमोक्रेसीज में जब डेमोक्रेसी मजबूत हो जाती है ना, परिपक्व हो जाती है, तो उस सिचुएशन में सेल्फ रिस्पेक्ट वाले जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं ना, नॉर्मली अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते हैं संविधान के अनुसार, यानी लॉ के अनुसार, ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, अपनी कंसाइंस के साथ। वो पॉलिटिशियंस के सामने घुटने नहीं टेकते। लेकिन आप बताइए हमारे देश में क्या हो रहा है, बताते हुए देखो दुख होता है हम। लेकिन जिन सिविल सर्वेंट्स को सरदार पटेल ने स्टील फ्रेम कहा था ना देश का, आज उस स्टील फ्रेम को जंग लग चुका है। देखो, एक ब्रिटेन का एग्जाम्पल दिया जाता है, ब्रिटेन का एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप इंडिया की बात कीजिए। जब इमरजेंसी लगी थी ना 1975 में, तो इंदिरा गांधी ने एक बात बोली थी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी कमिटेड होनी चाहिए सरकार के प्रति। लेकिन देखो, कायदे से जो ब्यूरोक्रेसी है वो सरकार के प्रति कमिटेड नहीं होनी चाहिए, संविधान के प्रति कमिटेड होनी चाहिए, लॉ के प्रति कमिटेड होनी चाहिए। जब इंदिरा गांधी ने ये बात बोली थी ना कमिटेड ब्यूरोक्रेसी वाली, तो उस समय उनका क्रिटिसिज्म हुआ। तो बाद में उन्होंने अपनी बात पलट दी, मतलब घुमा दिया। उन्होंने बोला कि मेरा मतलब ये नहीं कि सरकार के प्रति ब्यूरोक्रेसी कमिटेड होनी चाहिए, मेरा मतलब कहने का ये था सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, पब्लिक वेलफेयर है, उसके प्रति ब्यूरोक्रेसी जो है वो कमिटेड होनी चाहिए। लेकिन देखो, 1975 से ब्यूरोक्रेसी के झुकने की शुरुआत हो गई थी, मतलब स्टैंडर्ड्स काफी गिरने स्टार्ट हो गए थे। आज तो देखो, सिविल सर्वेंट्स के न्यूट्रल होने की कोई सोचता भी नहीं है। मतलब जो सिविल सर्वेंट्स है ना, मान लिया जाता है कि ये तो सरकार के इशारे पर काम करते होंगे। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ब्रिटेन में ना कोविड के दौरान रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, तो एक खुलासा हुआ कि रिस्ट्रिक्शंस के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक, इन दोनों ने ना नवंबर दिसंबर के महीने में काफी सारी पार्टीज करी, जबकि देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। तो इन्होंने पार्टीज कैसे कर ली?
इस बात का खुलासा हुआ, एक बहुत बड़ा स्कैंडल क्रिएट हो गया। जांच की गई, किसके द्वारा आपको पता है? एक सिविल सर्वेंट के द्वारा, जिनका नाम था सू ग्रे। क्या आप हमारे देश में एज्यूम कर सकते हो कि प्रधानमंत्री मोदी पर कोई एलिगेशन लगे और उसकी जांच एक सिविल सर्वेंट करे और वो सिविल सर्वेंट निष्पक्ष रूप से अपनी जांच करे? नहीं, इंडिया में बिल्कुल भी ये कल्पना ही नहीं की जा सकती कि एक सिविल सर्वेंट प्रधानमंत्री के ऊपर लगे एलिगेशंस, इवन मुख्यमंत्री के ऊपर लगे एलिगेशंस का निष्पक्ष रूप से जांच करेगा या करेगी। लेकिन देखो, जो सू ग्रे हैं, जिनको जांच का जिम्मा सौंपा गया था, उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने कहा कि देखो, ये पब्लिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सही नहीं था, प्रधानमंत्री को उस समय पार्टीज नहीं करनी चाहिए थी जब देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। और देखो, आपको हैरानी होगी, सू ग्रे ये जो सिविल सर्वेंट थे ना, इनकी जो जांच रिपोर्ट है ऑपोजिशन ने भी मान ली और सरकार ने भी मान ली। मतलब प्रधानमंत्री ने इनकी रिपोर्ट के बाद माफी मांग ली। हमारे देश में ना इवन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाता है तो भी नेता लोग नहीं मानते हैं, नहीं नहीं हम अपील फाइल करेंगे, रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, मानते नहीं है बिल्कुल भी। सिविल सर्वेंट की जांच रिपोर्ट मानेंगे ये तो आप भूल ही जाइए। उसके बाद देखिए, जब इन्होंने जांच रिपोर्ट दी ना, तो एक्शन किसने लिया? लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने फाइन लगा दिया प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर। आप कंपेयर कीजिए, लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस मतलब दिल्ली पुलिस। क्या आप सोच सकते हो कि दिल्ली पुलिस प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर फाइन लगा दे? नहीं नहीं, कोई हिम्मत नहीं है। तो ये कंपैरिजन है। ब्रिटेन ने हमारे ऊपर इतने साल रूल किया, लेकिन सिविल सर्वेंट्स वहां पे अभी भी न्यूट्रल हैं, काफी अच्छे से काम करते हैं। लेकिन हमारे देश में ना सिविल सर्वेंट्स की जो रिस्पेक्ट पहले हुआ करती थी, आज के समय में नहीं है, और इसके लिए वही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। होता क्या है, जिस भी पार्टी की सरकार आती है ना, उस पार्टी की सोच, उस पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में सिविल सर्वेंट्स को पता होता है। तो वो सिविल सर्वेंट्स ना सरकार के व्यू के हिसाब से काम करने लगते हैं कि अच्छा, ये पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार की सोच रखती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सिर्फ समझने के लिए है, आप इसको दूसरे सेंस में मत लीजिएगा। जैसे कुछ एक्सपर्ट्स बीजेपी के बारे में बोलते हैं कि बीजेपी हिंदुइज्म में ज्यादा विश्वास रखती है, तो सिविल सर्वेंट्स तो उसी प्रकार से काम करने लगते हैं। भाई, जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनकी सोच ऐसी है, तो वो ग्राउंड लेवल पे ना उसी प्रकार की सोच के हिसाब से काम करने लगते हैं। क्यों? अब रीजंस बहुत सारे हैं। उनको फायदा लेना होता है, जो सरकार में मंत्री वगैरह होते हैं उनसे उनको फायदा लेना होता है। वो चाहते हैं कि हमारी इधर उधर पोस्टिंग ना कर दें, हम जहां पे हैं वहीं पे बैठे रहें, अच्छी पोस्टिंग मिल जाए। इन सब चीजों के लालच में वो सरकार के व्यूज के हिसाब से अपने व्यूज मैच कर लेते हैं और उसी के हिसाब से काम करने लगते हैं। देखो, BR अंबेडकर ने एक बात बोली थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है ना, ये नेचुरल सेंटिमेंट नहीं है, अपने आप से नहीं आती, इसे कल्टीवेट करना पड़ता है, कल्चर में लाना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, क्या मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? मतलब जब आप संविधान के प्रिंसिपल्स, संविधान की वैल्यूज के हिसाब से एक्ट करते हो ना, तो मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के हिसाब से एक्ट कर रहे हो। तो ये बेसिक चीज है। लेकिन सिविल सर्वेंट्स आज के समय में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं रखते, अपने एक्शंस में संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, रूल ऑफ लॉ को भी कई बार इग्नोर कर दिया जाता है पॉलिटिकल लीडर्स को खुश करने के लिए। तो ये जो कल्चर है ना हमारे देश में, शुरू में तो था, क्योंकि शुरू में तो वो सिविल सर्वेंट्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अंदर काम किया था, लेकिन बाद में नए जब सिविल सर्वेंट्स चुने गए आजाद भारत में, तो फिर उनका जो कल्चर है ना वो ठीक से डेवलप नहीं हुआ। सिविल सर्वेंट्स को देखो, अपनी सोच में ना बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब न्यूट्रलिटी को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। और न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन, ऑनेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव एडवाइस। मतलब जब भी पॉलिटिकल लीडर्स को एडवाइस देनी हो ना, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव एडवाइस दें, फैक्ट्स के आधार पर कि कानून क्या कहता है। जो पावरफुल लोग हैं ना, उनके सामने सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। अब होता क्या है, आमतौर पे जो सिविल सर्वेंट्स है देख लेते हैं कि हाँ, सरकार में बैठे लोग क्या चाहते हैं, जैसे मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं, मंत्री क्या चाहते हैं, बस उसी के हिसाब से हाँ में हाँ मिला देते हैं। लेकिन सच बोलने की पावर बहुत कम सिविल सर्वेंट्स में होती है कि वो मुख्यमंत्री को जाके बोलें कि जो आप करवा रहे हो ये गलत है, सरकार को ऐसा नहीं करवाना चाहिए। इसके साथ साथ देखो, कुछ पर्सनल वैल्यूज सिविल सर्वेंट में जरूर होनी चाहिए, जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल प्राइड, डिग्निटी। इन सब वैल्यूज के साथ अगर सिविल सर्वेंट काम करेंगे ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन की जो क्वालिटी है ना बहुत ज्यादा अच्छी होगी और इससे सोसाइटी एंड लोगों को फायदा होगा।
इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डब्ल्यूएचओ को रिफॉर्म करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इससे पहले कि हम आज का आर्टिकल डिस्कस करना स्टार्ट करें, डब्ल्यूएचओ के बारे में कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इस्टाब्लिश हुई 1948 में। प्राइमरी रोल ये है कि हेल्थ से संबंधित इश्यूज पर विभिन्न देशों के बीच कोऑपरेशन इस्टाब्लिश करना। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। हर साल 7 अप्रैल का जो दिन है वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि इसी दिन ये बॉडी इस्टाब्लिश हुई थी। अगर देखो स्पेसिफिक टास्क की हम बात करें, मतलब जैसे विभिन्न देशों के बीच हेल्थ को लेकर कोऑपरेशन इस्टाब्लिश करना, ये तो थोड़ी बड़ी बड़ी बातें हो गई ना। स्पेसिफिक टास्क है महामारी को कंट्रोल करना, क्वारंटीन मेजर्स, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन। देखो, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है, जैसे इंडिया में कोविड-19 की प्रिवेंशन के लिए कोवैक्सीन का टीका लग गया, लेकिन अब ये दूसरे देश में अलाउड होगा नहीं होगा, ये कौन तय करता है? डब्ल्यूएचओ ने इसे इमरजेंसी यूज के लिए लिस्ट कर दिया कि हाँ, अगर टीका ये लगा हुआ है तो इंडिया के जो लोग हैं वो जा सकते हैं यूरोप में, तो फिर यूरोप के देशों को कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन के काम करती है डब्ल्यूएचओ, और कोशिश ये होती है कि सभी लोगों में हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ जो है वो अटेन किया जा सके। इसके बाद थोड़ा सा आप वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में भी देख लीजिए। ये डब्ल्यूएचओ की ना डिसीजन लेने वाली बॉडी है, मतलब डिसीजन इस बॉडी के द्वारा लिए जाते हैं। डब्ल्यूएचओ के जो मेंबर स्टेट्स के जो डेलीगेशन है ना, वो इस असेंबली को अटेंड करते हैं, और डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा जो एजेंडा तैयार किया जाता है ना, उस पर चर्चा होती है। मेन फंक्शन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के ये हैं: डब्ल्यूएचओ की पॉलिसीज को डिटरमाइन करना, डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करना, इसके अलावा डब्ल्यूएचओ की फाइनेंशियल पॉलिसीज को सुपरवाइज करना, और जो प्रपोज्ड बजट है डब्ल्यूएचओ का उसे रिव्यू करना, उसे अप्रूव करना। ये रिपोर्ट्स डब्ल्यूएचओ के द्वारा पब्लिश की जाती हैं: वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, एम्बियंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग। ये तो देखो हमने बात की बेसिक्स की। अब हम बात करते हैं आज के आर्टिकल की। देखो, कोविड-19 की महामारी के ना तीसरे साल में हम एंटर कर चुके हैं। तो ना सेकंड ग्लोबल कोविड-19 समिट हाल ही में आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न देशों के हेड्स ने पार्टिसिपेट किया, और इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने बोलते हुए कहा कि डब्ल्यूएचओ में रिफॉर्म्स लाने जरूरी हैं। रिफॉर्म्स इसलिए भी जरूरी हैं ताकि इस ग्लोबल हेल्थ बॉडी को मजबूत किया जा सके, और ये बॉडी आने वाले समय में जो आउटब्रेक्स हैं, डिजीज का आउटब्रेक होता है, यानी कोई महामारी फैलती है, उसे रोक सके, या फिर ऑलरेडी जो महामारी चल रही हैं उनको भी बेहतर ढंग से टैकल कर सकें। इसके लिए डब्ल्यूएचओ में रिफॉर्म्स जरूर आने चाहिए। रिफॉर्म्स की आवाज देखो तभी से उठनी स्टार्ट हो गई थी जब चाइना ने इस महामारी के फैलने से संबंधित जो डेटा है काफी लेट से डब्ल्यूएचओ से शेयर किया, और आधे अधूरे मन से तब से विभिन्न देशों ने कहा कि चाइना ने वुहान में महामारी को छुपाए रखा काफी समय तक, और इससे विभिन्न देश अपने आप को तैयार नहीं कर सके। और बाद में देखो डब्ल्यूएचओ ने ठीक से चाइना के वुहान में इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया फ्री एंड फेयर मैनर में, ताकि पता लगाया जा सके कि महामारी का ओरिजिन क्या है। विभिन्न एक्सपर्ट्स ने आरोप लगाया कि डब्ल्यूएचओ जो है वो चाइना के दबाव में काम कर रहा है। देखो, अगर हमें डब्ल्यूएचओ में रिफॉर्म्स लाना है ना, तो सबसे पहला स्टेप तो हमें ये लेना होगा, जो मेंबर स्टेट्स है ना डब्ल्यूएचओ के, वो ज़्यादा फंडिंग डब्ल्यूएचओ को दें। अभी देखो सिर्फ 25% जो फंडिंग है ना वो आती है डब्ल्यूएचओ के मेंबर स्टेट्स हैं, बाकी तो देखो वॉलंटरी फंडिंग आती है, किसका मन किया दे दी फंडिंग, अदरवाइज नहीं दी। इंपॉर्टेंट देखो ये है, अगर डब्ल्यूएचओ वॉलंटरी डोनेशन पे डिपेंड नहीं करेगा तभी तो अच्छे ढंग से काम करेगा ना। अगर अदरवाइज तो जो पैसे ज़्यादा दे रहा है, जो ज़्यादा डोनेट कर रहा है, उसके दबाव में डब्ल्यूएचओ को काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, डब्ल्यूएचओ को ना ज़्यादा पावर्स दी जाए, ये इंश्योर करवाने के लिए जो मेंबर स्टेट्स हैं ना वो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस को फॉलो करें। जैसे चाइना की जिम्मेदारी बनती थी, जैसे ही महामारी का पता लगा तुरंत की तुरंत डब्ल्यूएचओ को बताता, लेकिन देर से बताया। वैसे देखो कायदे से लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस हैं कि कोई भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हो तो विभिन्न मेंबर कंट्रीज उसके बारे में डब्ल्यूएचओ को सूचित करें। दिक्कत पता है क्या है, डब्ल्यूएचओ के पास ना एक्शन लेने की पावर नहीं है। जैसे चाइना ने देर से बताया, वो वाली बात हो गई, क्या उखाड़ लोगे मेरा। कायदे से उन्हें करना चाहिए था, लेकिन डब्ल्यूएचओ के पास एक्शन लेने की पावर नहीं है, तो इसलिए कुछ एक्शन लिया ही नहीं जा सकता चाइना के अगेंस्ट।
तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात बोली ना कि डब्ल्यूएचओ में रिफॉर्म्स आने चाहिए, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात और बोली कि वैक्सीन अप्रूवल में भी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। इस बात पर राइटर सहमत नहीं होते। देखो, सरकार को यह लगता है डब्ल्यूएचओ ने कोवैक्सीन को ना इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के लिए अप्रूवल देने में काफी देरी की। डब्ल्यूएचओ को कहना है कि देखो भैया, हमने देरी नहीं की, आपने मतलब भारत बायोटेक जिन्होंने कोवैक्सीन का निर्माण किया, उन्होंने डेटा काफी देर से दिया, इस वजह से हमने इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल देने में कोवैक्सीन को देरी की। राइटर कहते हैं देखो, भारत बायोटेक की बहुत सारी वैक्सीन को ना डब्ल्यूएचओ ने ऑलरेडी अप्रूवल दे के रखा है और भारत बायोटेक ने कभी शिकायत नहीं की कि हमारी वैक्सीन को देर से अप्रूवल मिलता है। लेकिन इस बार डब्ल्यूएचओ ने देरी इसलिए की क्योंकि भारत बायोटेक ने कंप्लीट डेटा नहीं दिया। डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा कि कितना जल्दी किस वैक्सीन को अप्रूवल मिलेगा वो वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करता है। 99% वो किस फुर्ती के साथ में डेटा देता है और कितना कंप्लीट डेटा देता है, बाकी सिर्फ 1% हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो राइटर ये कहते हैं कि देखो, सरकार का ये कहना कि डब्ल्यूएचओ ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर वैक्सीन को अप्रूवल देने में देरी की, ये बात सही नहीं है। जो मीडिया थी ना, वो तो सिर्फ इंडियन रेगुलेटर को क्रिटिसाइज कर रही थी। जो इंडियन रेगुलेटर है ना, उन्होंने कोवैक्सीन को तभी अप्रूवल दे दिया जब तीसरे फेज का डेटा ही सबमिट नहीं किया था कोवैक्सीन ने इंडियन रेगुलेटर को। बावजूद इसके इंडियन रेगुलेटर ने कोवैक्सीन के यूज को इजाजत दे दी थी। तो ये तो गलत था ना। इस चीज को इंडियन मीडिया क्रिटिसाइज कर रही थी, ना कि डब्ल्यूएचओ को। तो इसमें वैक्सीन अप्रूवल में जहां तक राइटर अपनी ओपिनियन बताते हैं कि कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन हाँ, डब्ल्यूएचओ एज ए बॉडी में रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। इसके बाद देखो, नेक्स्ट जो आर्टिकल है ना, बिजनेस लाइन का है, एग्री टूरिज्म से संबंधित। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, बहुत बार हमने एक चीज डिस्कस की है, अगर किसानों की इनकम को डबल करना है या फिर इवन रूरल सेक्टर में लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा से ज्यादा जनरेट करना है, तो हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज को भी सोचना होगा। उसी में से एक है एग्री टूरिज्म। एग्री टूरिज्म में क्या होता है, जैसे किसान जो है ना अपने खेत का इस्तेमाल करते हैं, वो भूमि जो वैसे भी अनकल्टिवेटेड है उसका इस्तेमाल करते हैं टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। आज के समय में देखो, शहरों में इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई है और अर्बनाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो अर्बन एरियाज़ के बहुत से लोग शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं। तो इस दिशा में अगर हम सोचें ना, तो एग्री टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। इससे ना सिर्फ किसानों को एक्स्ट्रा इनकम डेवलप होगी, बल्कि रूरल सेक्टर में भी देखो, अब टूरिस्ट आएंगे खेतों में टूरिज्म का लाभ उठाने के लिए, नेचर के करीब आने के लिए, तो खेतों के आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स मिलेंगी ना। कैसे? देखो, बहुत सारी चीजें हैं। अब मान लीजिए टूरिस्ट आए हैं, तो उन रिसोर्ट्स में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी उनकी प्रोक्योरमेंट आस पड़ोस के लोगों से होगी। उन रिसोर्ट्स में काम करने के लिए जो लोग आएंगे वो आस पड़ोस से आएंगे। बहुत सारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट होती हैं। तो एग्री टूरिज्म जो है वो देखो एक इमर्जिंग मार्केट है। 2019 में अगर पूरे वर्ल्ड में काम हम काउंट करें तो एग्री टूरिज्म की जो मार्केट है वो $42.46 बिलियन की है। 2027 आते आते ये $62.98 बिलियन की हो जाएगी। बट देखो, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। क्या हैं? हमारे देश में ना ज़्यादातर किसान छोटे और मंझले हैं। उनका बेचारों का छोटा सा खेत होता है, वो कैसे मतलब छोटे से खेत पे वो खेती करते हैं, तो कहाँ पे वो रिसोर्ट बनाएंगे? क्योंकि देखो, डेटा ये कहता है वो मतलब वो जगह, वो साइट्स ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं जहाँ पर जगह ज़्यादा होती है, खुला एरिया होता है, वहाँ पे टूरिस्ट आना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब छोटे और मंझले किसानों के पास तो छोटे छोटे खेत है ना, वहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आना पसंद नहीं करेंगे। और टूरिस्ट ना, अब दिक्कत यह है, जब आते हैं ना रूरल एरियाज में, वहाँ पे भी वो चाहते हैं कि टूरिज्म के अलावा थोड़ी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हों, जैसे वाटर पार्क हो। अब बेचारे छोटे और मंझले किसान कहाँ से वाटर पार्क के लिए पैसा जुटा लेंगे? वो ऑलरेडी कर्ज के बोझ तले दबे होते हैं। तो इसका फायदा भी ना ज्यादा बड़े किसान उठा पाएंगे, बड़े फार्मर्स। ये एक दिक्कत की बात है। दूसरा एक चैलेंज ये भी है, कुछ लोग बोलते हैं कि इससे तो किसानों का जो ध्यान है वो टूरिज्म पे ज्यादा हो जाएगा, खेती पे वो कम ध्यान देंगे। तीसरा चैलेंज ये है,
अर्बन एरियाज तो देखो ऑलरेडी पोल्यूटेड हैं, ऐसा ना हो कि टूरिस्ट ज़्यादा आने लग जाएं रूरल एरियाज में और रूरल एरियाज भी ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाएं, इसका भी डर लगता है। एक चैलेंज ये है, देखो फार्मर्स को ना अवेयरनेस की कमी है। अगर टूरिस्ट आने भी स्टार्ट हो जाएं तो फार्मर बिजनेसमैन नहीं होते, कैसे टूरिज्म को भुनाया जाए इसके लिए उन्हें स्किल देने की आवश्यकता है, अभी स्किल्स का अभाव है। तो राइटर ना अपनी तरफ से सजेशन देते हैं 2-3। एक तो देखो छोटे छोटे जो मंझले किसान है ना उनके खेतों को आप ना जोड़ दो, जैसे कोऑपरेटिव फार्मिंग की हम बात करते हैं, टूरिज्म के लिए जोड़ दो कम से कम। इससे क्या होगा, बहुत सारा एरिया एक साथ आ जाएगा और पर्यटन केंद्र इस्टेब्लिश हो जाएंगे। जो प्रॉफिट होगा सारे छोटे किसान जिन्होंने अपने खेत को जोड़ा था वो मिल के कमा लेंगे। जैसे ये एरिया है, यहाँ पे राइस के खेत हो रहे हैं, सारे राइस के खेत हैं पैडी के, तो सारा जो एरिया है ना उसे जोड़ दिया जाए वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप सर्विस के तहत। दूसरा, जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप है ना उनको भी मोटिवेट किया जाए कि आप भी एज ए इन्वेस्टर आइए, एग्री टूरिज्म में बहुत बिजनेस पोटेंशियल है, आप इसे भुनाइए, ये विन विन सिचुएशन है सबके लिए। सबसे लास्ट में सरकार भी देखो एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे एग्री टूरिज्म के लिए। एग्री टूरिज्म में देखो टूरिज्म सेक्टर में एग्री टूरिज्म का जो कंट्रीब्यूशन है 15 से 20% हो सकता है, और इसके लिए सरकार थोड़ा ध्यान दे, जैसे अगले साल का जो बजट होगा ना कुछ अच्छे फंड्स एलोकेट करे ताकि अलग से एक अपॉर्चुनिटी मिले किसानों को इनकम कमाने की। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एग्री टूरिज्म से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।